हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी एनसीईआरटी में। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 नियंत्रण एवं समन्वय पाठ के सभी अभ्यास प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर को नहीं देखा है तो आप हमारी प्लेलिस्ट क्लास 10th साइंस एनसीईआरटी ऑल चैप्टर सॉल्यूशन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। इसके अलावा साथियों, आप इस वीडियो का बेस्ट क्वालिटी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आइए साथियों, अब शुरू करते हैं आज का अपना टॉपिक। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है। यानी 4 ऑप्शन हमें दिए गए हैं, इनमें से कौन सा एक पादप हार्मोन है। तो साथियों, फर्स्ट ऑप्शन है हमारा इंसुलिन, जो कि एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, यह मनुष्य के शरीर में अग्नाशय के द्वारा, किसके द्वारा, अग्नाशय के द्वारा बनाया जाता है या स्रावित किया जाता है। ठीक है, अगर बात की जाए थायरोक्सिन हार्मोन की, तो यह भी एक जंतु हार्मोन है। ठीक है, और यह थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। किस में पाया जाता है? थायराइड ग्रंथि में पाया जाता है। अगर हम बात करें एस्ट्रोजन हार्मोन की, तो यह जो है महिलाओं में पाया जाता है। किसमें? महिलाओं में, जो कि शिशु के विकास में काफ़ी मदद करता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं साइटोकाइनिन हार्मोन की। तो यह जो है एक प्रकार का पादप हार्मोन है, जो कि पौधों में पाया जाता है। यह क्या, इसका वर्क क्या होता है? इसका वर्क होता है कोशिकाओं का विभाजन करना। क्या वर्क होता है? कोशिकाओं का विभाजन करना, जिससे कि पौधे में तीव्र गति से वृद्धि हो सके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, 2 तंत्रिका कोशिका के मध्य खाली स्थान को क्या कहते हैं। जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं, उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है। ठीक है, एक दूसरे से वो पूर्णतः जुड़ी हुई नहीं होती हैं, उनके बीच में कुछ खाली स्थान होता है। उस खाली स्थान को क्या कहते हैं? तो साथियों, उसको कहते हैं हम सिनेप्स। क्या बोलते हैं? सिनेप्स। यानी ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी इनके सब के बारे में, द्रुमिका, सिनेप्स, एक्सॉन एवं आवेग के बारे में हम आगे क्वेश्चन के माध्यम से डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, मस्तिष्क उत्तरदायी है। यानी कि मस्तिष्क का वर्क क्या होता है, किसके लिए उत्तरदायी होता है? हमारा माइंड। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए है सोचने के लिए। तो जी हाँ, हमारा जो मस्तिष्क है वो सोचने का भी काम करता है। हृदय स्पंदन के लिए, तो जी हाँ, हमारा जो मस्तिष्क होता है तो वो हृदय स्पंदन के लिए भी उत्तरदायी होता है। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर सी की, तो शरीर का संतुलन बनाने के लिए, तो जी हाँ, हमारे पूरे शरीर को नियंत्रित करने का जो कक्ष होता है या नियंत्रण कक्ष होता है, वो मस्तिष्क ही होता है। यानी हमारे पूरे शरीर की सभी गतिविधियों को नियंत्रित कौन करता है? मस्तिष्क करता है। यानी कि यहाँ पर जो हमारा आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यानी कि उपरोक्त सभी जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, हमारे शरीर में ग्राही का क्या कार्य है। ऐसी स्थिति पर विचार कीजिए जहां ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं कर रही हों, क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हमसे क्वेश्चन में कह रहा है कि हमारे शरीर में जो ग्राही पाई जाती हैं, ठीक है, उनका क्या वर्क होता है। अगर वह उचित प्रकार से कार्य नहीं करें तो हमारे शरीर में क्या समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। तो आइए इसका आंसर लिखते हैं। ग्राही हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित एक खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं। अब ग्राही क्या होती हैं? यह हमारी ज्ञानेंद्रियों में पाई जाने वाली एक खास प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, जो वातावरण से सभी सूचनाओं को ढूंढ निकालती हैं। जो क्या करती हैं? हमारे आसपास होने वाले परिवर्तनों से सभी प्रकार की सूचनाओं को एकत्र करती हैं। एकत्र करके फिर क्या करती हैं? उन्हें केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में पहुंचाती हैं। सभी सूचनाओं को एकत्र करती हैं और फिर केंद्रीय जो तंत्रिका तंत्र होता है, मेरुरज्जु और मस्तिष्क,
उन तक पहुंचा देती हैं। फिर क्या होता है, मस्तिष्क का एक भाग होता है अग्र मस्तिष्क, ठीक है। इसमें विभिन्न प्रकार की ग्राहियां पाई जाती हैं जो क्या करती हैं, संवेदी आवेग यानी संवेदी सूचनाओं को प्राप्त करने के लिए क्षेत्र पाए जाते हैं। हमारे मस्तिष्क के अग्र मस्तिष्क भाग में संवेदी सूचनाओं को एकत्र करने के लिए विशेष प्रकार के क्षेत्र होते हैं। इसमें सुनने के लिए अलग क्षेत्र होता है, सूंघने के लिए अलग, देखने के लिए अलग अलग सभी प्रकार के विशिष्टीकृत क्षेत्र होते हैं। यदि कोई ग्राही, अगर हमारी कोई भी ग्राही उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो उस ग्राही द्वारा एकत्र की गई सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। तो साथियों, यदि हमारी कोई भी ग्राही, किसी भी ज्ञानेंद्रिय की ग्राही अगर उचित प्रकार से कार्य करना बंद कर दे तो उस ग्राही द्वारा जो एकत्र की गई सूचना होगी वह हमारे मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगी। तो आइए इसका एग्जाम्पल्स देखते हैं हम। यदि रेटिना की कोशिका, अगर हम रेटिना को ले लें जो हमारी आँख में पाया जाता है, ठीक है, अगर उसकी कोशिका अच्छी तरह से कार्य नहीं करेगी तो हम क्या करेंगे, तो हम देख नहीं पाएंगे, ठीक है, और हो सकता है हम अंधे भी हो जाएं, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है हमारा जिह्वा द्वारा। अगर हमारी जीभ जो है उचित प्रकार से कार्य नहीं करेगी तो हमें मीठा, नमकीन आदि स्वाद का पता लगाना असंभव हो जाएगा, ठीक है। संभव नहीं रहेगा कि हम मीठे और नमकीन के स्वाद का पता लगा पाएं। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, एक तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन की संरचना बनाइए तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। तो आइए सबसे पहले हम न्यूरॉन यानी कि तंत्रिका कोशिका की संरचना बनाते हैं। तो साथियों, संरचना कुछ इस प्रकार से होती है न्यूरॉन की। इसमें ये जो आप पतली पतली धागे नुमा संरचना देखते हैं बाहर की ओर, इसको हम बोलते हैं द्रमिका। क्या बोलते हैं? द्रमिका। अब इसका क्या वर्क होता है, इसको हम आगे वर्णित करेंगे, ठीक है। इसके बाद जिस प्रकार से हमारी कोशिकाओं में कोशिका द्रव्य पाया जाता है, उसी प्रकार से तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन में कोशिकाएं पाया जाता है। क्या पाया जाता है? कोशिका काय पाया जाता है। और इसमें इसी कोशिका काय में हमारा पाया जाता है केंद्रक। क्या पाया जाता है? केंद्रक। और इसी प्रकार से एक लंबी धागेनुमा संरचना होती है जिसको हम बोलते हैं तंत्रिकाक्ष। क्या बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष बोलते हैं। और ये जो पतली आगे नुमा संरचना होती है इसको हम बोलते हैं तंत्रिका का अंतिम सिरा। तो यह था हमारी तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन का चित्र। तो साथियों, इसी प्रकार से आपको एग्जाम हॉल में इसका जो है चित्र बनाना है, ठीक है। अब बात करते हैं इनके कार्य क्या क्या हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं द्रुमिका की। तो द्रुमिका का कार्य होता है सूचना या उद्दीपन, जिसको हम उद्दीपन बोलते हैं, ठीक है। एक तंत्रिका कोशिका के द्रुमिका के सिरे द्वारा प्राप्त की जाती है। जो सूचना होती है, जो परिवर्तन होते हैं हमारे आसपास, इसका जो ग्रहण करता है, इसकी जो सूचना होती है वह द्रुमिका सिरे के द्वारा ही प्राप्त की जाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होती है। तो जो सूचनाएं हमारी एकत्र द्रुमिका द्वारा की जाती हैं, फिर क्या होता है, रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा होता है जो कोशिका काय तक जाता है। कहाँ पर जाता है? कोशिकाएं तक जाता है तथा तंत्रिकाक्ष में होता हुआ इसके अंतिम सिरे तक पहुंच जाता है। सबसे पहले द्रुमिका ने सूचनाओं को एकत्र किया, फिर रासायनिक क्रिया द्वारा विद्युत आवेग पैदा हुआ, फिर वह सूचना कोशिका काय में जाती है, फिर कोशिका काय से होते हुए तंत्रिकाक्ष में, और तंत्रिकाक्ष से होते हुए तंत्रिका कोशिका के अंतिम सिरे तक पहुंच जाती है, ठीक है। इसके बाद एक्सान के अंत में, किसके अंत में? एक्सान किसे बोलते हैं? तंत्रिकाक्ष को, ठीक है। अंत में विद्युत आवेग कुछ रसायनों का विमोचन करता है। एक्सान के अंत में यानी कि सिनेप्स, जहाँ पे हमारा सिनेप्स होता है, ठीक है, जो खाली स्थान होता है वहाँ पे कुछ रसायनों का विमोचन होता है, यानी रसायन स्रावित होते हैं। ये रसायन रिक्त स्थान या सिनेप्स को पार करते हैं। अब ये जो रसायन होते हैं, ठीक है, ये जो सूचनाएं रसायन के रूप में बनती हैं, ठीक है, तो वो जो है रिक्त स्थान जिसको हम सिनेप्स बोलते हैं को पार करते हुए
अगली तंत्रिका कोशिका की द्रुमिका में इसी तरह का विद्युत आवेग प्रारंभ करते हैं। जो पहली कोशिका में जिस प्रकार का विद्युत आवेग प्रारंभ किया था, उसी प्रकार का विद्युत आवेग जो है ये रसायन अगली कोशिका में दिखाते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, इसी तरह का एक सिनेप्स अंततः ऐसे आवेगों को तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं, तो इसी प्रकार ये जो सिनेप्स चलता चलता अंत में एक ऐसी तंत्रिका कोशिका से अन्य कोशिकाओं जैसे कि पेशी कोशिका या हम ग्रंथि तक ले जाते हैं। फिर हम क्या करते हैं, सिनेप्स को एक कोशिका से अंत में लास्ट में हम ग्रंथि तक पहुंचा देते हैं। अतः जो न्यूरॉन होता है यानी तंत्रिका होता है संगठित जाल का बना होता है, जो सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक संवहन करता है। तो हमारा न्यूरॉन जो है, जो तंत्रिका कोशिका है, वह एक संगठित जाल का बना होता है, जो क्या करता है, सूचनाओं को विद्युत आवेग के द्वारा शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक पहुंचाता है। नेक्स्ट अगर यदि हम इसका एग्जाम्पल देखें तो साथियों, जो हमारी ग्राही संवेदी तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं वो क्या करती हैं, सूचनाओं को ग्रहण करती हैं और केंद्रीय तंत्रिका तक पहुंचा देती हैं। फिर इसके बाद क्या होता है, ये जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है वह इस आवेग को वापस प्रेरक तंत्रिका कोशिका द्वारा पेशी कोशिकाओं तक या कार्यकर कोशिकाओं तक पहुंचाती हैं। कार्यकर कोशिकाएं मतलब जो इफेक्टिव अंग होते हैं जिनको वह कार्य करना होता है उन तक पहुंचा देती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है तंत्रिका कोशिका कार्य करती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, पादप में प्रकाशानुवर्तन किस प्रकार से होता है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। पादपों में प्ररोह प्रकाश की ओर मुड़कर, प्ररोह मतलब जड़ों को छोड़कर जो ऊपर वाला भाग होता है उसको हम प्ररोह बोलते हैं। तो जो पादप होते हैं उनमें जो प्ररोह भाग होता है वो तो प्रकाश की ओर मुड़कर, तथा जड़ें जो होती हैं वो इससे दूर मुड़कर यानी विपरीत दिशा में वो नीचे की ओर चलती हैं, और जो प्ररोह भाग होता है वो ऊपर की ओर वृद्धि करता है। इसी क्रिया को हम क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रकाशानुवर्तन कहते हैं। प्रकाश जब पादप की वृद्धि वाले भाग पर पड़ता है यानी कि ऊपरी भाग पर, ठीक है, जब पड़ता है तो क्या होता है, वृद्धि हार्मोन, जो वृद्धि हार्मोन होते हैं वो ऑक्सीन छाया वाले भाग में अधिक मात्रा में एकत्र होकर उसे प्रकाश की आने वाली दिशा की ओर मोड़ देता है। कहने का मतलब ये है, हमारा पौधा यहाँ पर अगर प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा यहाँ पर ऊपर वाली साइड में, तो नीचे वाली साइड में क्या होगा, वृद्धि जो हार्मोन होंगे वो अधिक मात्रा में एकत्र होंगे। अब जब अधिक मात्रा में हार्मोन एकत्र होंगे तो यह क्या करेंगे, इस भाग को जो है प्रकाश की तरफ मोड़ देते हैं। तो कहने का मतलब है पौधे का तने वाला भाग तथा पत्तियां प्रकाश की ओर मुड़ जाती हैं। इससे पत्तियों को प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए अधिक से अधिक प्रकाश जो है मिलने लगता है। ठीक है, तो आज समझ में आ गई होगी बात कि पादप में प्रकाश का अनुवर्तन जो होता है वो किस प्रकार से होता है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, मेरुरज्जु आघात से किन संकेतों के आने में व्यवधान होगा। तो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, अगर हम मेरुरज्जु पे आघात कर दें कोई, ठीक है, वार कर दें, तो किन संकेतों के आने में व्यवधान हो जाएगा यानी दिक्कतें हो जाएंगी। तो साथियों, निम्नलिखित क्रियाओं में व्यवधान होगा। तो फर्स्ट हमारा व्यवधान होगा, हम जानते हैं कि जो हमारी प्रतिवर्ती क्रिया होती हैं, मान लो प्रतिवर्ती क्रिया मतलब आपने किसी मान लो गर्म वस्तु को छुआ, ठीक है, किसी गर्म वस्तु को छुआ और छूते ही आपको जैसे ही गर्म लगा आप अपने हाथ को पीछे खींचते हैं। तो यह कौन करता है, यह प्रतिवर्ती क्रिया कौन किसके द्वारा नियंत्रित होती है। तो यह क्रिया नियंत्रित होती है मेरुरज्जु के द्वारा। ठीक है, अतः यह प्रतिवर्ती क्रिया नहीं होगी। अगर हम मेरुरज्जु को ही आघात कर देंगे तो क्या होगा, यह प्रतिवर्ती क्रिया नहीं हो पाएगी। सेकंड है, ज्ञानेंद्रियों से आने वाली सूचना या आवेग जो है मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेगा। तो साथियों, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां होती हैं उनसे जो सूचना आती है
कहाँ से कहाँ जाती है, पहले कोशिका काय में आती है, फिर तंत्रिकाक्ष से होते हुए, सिनेप्स से होते हुए मेरुरज्जु में पहुंचती है। मेरुरज्जु के बाद कहाँ पहुंचती है, मस्तिष्क में पहुंचती है। ठीक है, तो यह जो आने वाली सूचनाएं हैं वो मस्तिष्क तक नहीं पहुंचेंगी, क्योंकि मेरुरज्जु आघात हो चुकी है, यानी उस पर आघात कर दिया गया है। ठीक है, थर्ड हमारा जो हमें व्यवधान देखने को मिलेगा वो यह होगा, मस्तिष्क से सूचनाएं शरीर के विभिन्न कार्यकर अंगों तक नहीं पहुंचेंगी, और मस्तिष्क से भी जो सूचनाएं होंगी वो कहाँ तक नहीं पहुंचेंगी, जो कार्यकर अंग होते हैं या प्रेरक अंग होते हैं उन तक नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मस्तिष्क पहले सूचना मेरुरज्जु को देता है, उसके बाद कार्यकर अंग तक जो है सूचना पहुंचती है। तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पादपों में रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है, यानी कि जो हमारे पौधे होते हैं उनमें रासायनिक समन्वय किस प्रकार से होता है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। जो पादप होते हैं इनमें जो रासायनिक समन्वय होता है पादप हार्मोन के द्वारा होता है। ये हार्मोन क्या करते हैं, पौधों की वृद्धि, विकास एवं पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया के समन्वय में सहायता प्रदान करते हैं। ये जो हार्मोन होते हैं जो पादप में पाए जाते हैं वह पौधों की वृद्धि, विकास, पर्यावरण के प्रति अनुक्रिया सभी में समन्वय प्राप्त करने में सहायता प्रदान करते हैं। इनके संश्लेषण का स्थान इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है। जो इनके संश्लेषण करने का यानी कि इनको स्टोर करने का स्थान होता है इनके क्रिया क्षेत्र से दूर होता है, और वे साधारण विसरण द्वारा क्रिया क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। और यह जो है अपने जो है जहाँ से ये निर्मित होते हैं और संश्लेषण स्थान तक एक साधारण विसरण क्रिया द्वारा जो है अपने क्षेत्र तक पहुंच जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें ऑक्सिन हार्मोन की, तो ये इसका कार्य होता है सांद्रण कोशिकाओं की लंबाई में वृद्धि के लिए उद्दीप्त करता है। ठीक है, इसके बाद बात करें हम जिब्बेरेलिन हार्मोन की, तो यह तने की वृद्धि में सहायता करते हैं। इसके बाद हम बात करें साइटोकाइनिन हार्मोन की, जिसको मैं पहले ही बता चुका हूँ, यह कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है। नेक्स्ट, एब्सिसिक अम्ल जो हैं वृद्धि का संदमन करते हैं, जैसे कि पत्तियों का मुरझाना। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा साथियों, एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है, यानी कि जितने भी जीव हैं उनमें नियंत्रण और समन्वय की आवश्यकता क्यों पड़ती है। तो आइए इसका उत्तर लिखते हैं। तो साथियों, सजीवों में अनेक अंग तंत्र पाए जाते हैं। जितने भी सजीव जीव हैं उनमें अनेक प्रकार के अंग तंत्र पाए जाते हैं जो एक विशेष प्रकार का कार्य करते हैं। जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय को कार्यतंत्रिका, पेशी ऊतक तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है। जो जंतु होते हैं उनमें जो है नियंत्रण और समन्वय का कार्य तंत्रिका, पेशी ऊतक तथा हार्मोन द्वारा किया जाता है। लेकिन यदि हम पादपों की बात करें तो पादपों में जो नियंत्रण एवं समन्वय होता है वो हार्मोन के द्वारा होता है। ठीक है, यदि जीवों में समन्वय तंत्र नहीं होगा तो सभी अंग एवं कोशिकाएं स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी। यानी कि अगर हमारे शरीर में समन्वय का तंत्र नहीं होगा तो जो इतने भी अंग हैं वो सभी जो है अपने मर्जी से कार्य करेंगे, यानी स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगे तथा हमें इच्छित परिणाम नहीं मिलेंगे। यदि यानी कि हम अपनी इच्छा अनुसार कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समन्वय तंत्र नहीं होगा, उन पर हम नियंत्रण नहीं कर पाएंगे अपना, तो कोशिकाएं जो हैं स्वतंत्र रूप से कार्य करेंगी और जो परिणाम हमें मिलेंगे वो हमारी इच्छा अनुसार नहीं होंगे। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, अनैच्छिक क्रियाएं तथा प्रतिवर्ती क्रियाएं एक दूसरे से किस प्रकार से भिन्न है। तो आइए हम लिखते हैं, एक तरफ अनैच्छिक क्रियाएं और दूसरी तरफ प्रतिवर्ती क्रियाएं। तो आइए एक एक करके दोनों में डिफरेंस को हम लिख लेते हैं। अनैच्छिक क्रियाएं वे क्रियाएं होती हैं जिनका नियंत्रण हमारे सोचने से नहीं होता,
यानी कि वे क्रियाएं जिनको हम सोच कर भी नियंत्रित नहीं कर सकते, अर्थात अर्थात ऐसी क्रियाएं जो शरीर में निरंतर चलती रहती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? अनिच्छिक क्रियाएं। अभी हम इनके उदाहरण भी नीचे आपको बताएंगे। अगर हम प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करें तो वे क्रियाएं जिनमें किसी बाह्य उद्दीपन के प्रति अनुक्रियाएं होती हैं, प्रतिवर्ती क्रियाएं कहलाती हैं। यानी कि ऐसी क्रिया जिसमें बाहरी परिवर्तन के प्रति, यानी कोई बाहर आपके वातावरण में परिवर्तन हो रहा है और उसके प्रति हम कोई अनुक्रिया करते हैं, तो उसे हम कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस हम देख लेते हैं। जो अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, इनका नियंत्रण पश्चिम मस्तिष्क स्थित मेडुला द्वारा होता है। लेकिन अगर हम प्रतिवर्ती क्रियाओं की बात करें तो इनका नियंत्रण जो है मुख्यतः मेरुरज्जु के द्वारा होता है तथा यह जो है प्रत्यावर्ती चाप के रूप में क्रियान्वित होती हैं। ठीक है, इसके बाद उदाहरण की अगर हम बात करें अनैच्छिक क्रियाओं की, तो हृदय का स्पंदन जो है अनैच्छिक क्रिया है, सांस लेना एक अनैच्छिक क्रिया है, श्वसन करना भी एक अनैच्छिक क्रिया है। वहीं पर अगर हम भोजन को देख लें और हमारे मुंह में लार आ जाए तो यह भी एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। वहीं पर वर्ज्य पदार्थों का उत्सर्जन यानी व्यर्थ पदार्थों का हमारे शरीर से बाहर निकालना भी एक अनैच्छिक क्रिया का उदाहरण है। वहीं पर अगर हम प्रतिवर्ती क्रिया के उदाहरण की बात करें तो किसी गर्म वस्तु को छूने पर, स्पर्श करने पर हाथ को शीघ्रता से हटाना, हम अपने हाथ को शीघ्र ही हटा लेते हैं, तो यह एक प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। ठीक है, तो आइए अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय के लिए तंत्रिका तथा हार्मोनों की क्रियाविधि की तुलना कीजिए और व्यतिरेक कीजिए। यानी व्यतिरेक का मतलब होता है कॉन्ट्रेस्ट, यानी कि प्रकाश डालिए। तो साथियों हम पहले लिखते हैं एक तरफ जंतुओं में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय, दूसरी तरफ हम लिखते हैं जंतुओं में ही हार्मोनों द्वारा नियंत्रण एवं समन्वय। तो जो जंतुओं में तंत्रिका द्वारा नियंत्रण समन्वय होता है, यह एक न्यूरॉन से बना होता है। किससे बना होता है? न्यूरॉनों का एक जाल होता है, उससे बना होता है। लेकिन अगर हम बात करें हार्मोनों द्वारा नियंत्रण की, तो यह जो है स्रावित कोशिकाओं, ग्रंथियों के द्वारा बना होता है। ठीक है, नेक्स्ट डिफरेंस की अगर हम बात करें तो इसमें जो सूचनाएं होंगी वो विद्युत आवेग की तरह ग्राही से, कहाँ से? ग्राही द्वारा एकत्र की जाएंगी, फिर केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को दी जाएंगी और केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से पुनः जो है कार्यकारी अंगों तक वापस भेजी जाएंगी। लेकिन हम जंतुओं में हार्मोन द्वारा अगर समन्वय की बात करें तो इसमें जो सूचनाएं होंगी वो अंतःस्रावी ग्रंथि द्वारा स्रावित रसायनों, जिसे हम हार्मोन कहते हैं, द्वारा नियंत्रण होती हैं। यहाँ पर जो हमारी सूचनाएं होती हैं वो हार्मोनों द्वारा नियंत्रण होती हैं, जो कि रक्त द्वारा, किसके द्वारा? रक्त द्वारा कार्यकारी अंगों तक पहुंचती हैं। यहाँ पर जो हमारी सूचनाएं होती हैं वो रक्त के माध्यम से पहुंचती हैं, यहाँ पर तंत्रिका कोशिका के माध्यम से हमारी सूचनाएं जो हैं पहुंचती हैं। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट बात करें डिफरेंस की, तो यहाँ पर जो है जो जंतुओं में जो तंत्रिका द्वारा नियंत्रण समन्वय होता है उसमें आवेग तेज होता है तथा कम समय तक अनुक्रिया करते हैं। इनका आवेग तो तेज होता है लेकिन क्रिया को बहुत कम समय तक यह करते हैं। लेकिन हार्मोन द्वारा जब नियंत्रण समन्वय की बात आती है तो यहाँ पर जो अनुक्रिया होती है वो धीमी रहती है परंतु लंबे समय तक होती है। ठीक है, और आगे अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की, तो तंत्रिका तंत्र के मुख्य अंग मस्तिष्क तथा मेरुरज्जु होते हैं। अगर हम जंतुओं में तंत्रिका तंत्र द्वारा नियंत्रण और समन्वय की बात करें तो यहाँ पर जो मुख्य अंग होते हैं वो मस्तिष्क और मेरुरज्जु होते हैं। लेकिन हार्मोन द्वारा जब हम नियंत्रण समन्वय की बात करें तो यहाँ पर जो हमारी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं यह मुख्य भाग होती हैं, जैसे कि पीयूष ग्रंथि हो गई, हमारी अवटु ग्रंथि हो गई तथा अधिवृक्क ग्रंथि, यह क्या होती हैं? मुख्य भाग होते हैं। तो आइए साथियों, ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा एक्सरसाइज का, छुई मुई पादप में गति तथा हमारी टांग में होने वाली गति के तरीके में क्या डिफरेंस है। यानी कि क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि छुई मुई के पौधों में जो गति होती है और जो हमारे शरीर की टांगों में जो गति होती है उसमें क्या डिफरेंस है। तो साथियों, जो छुई मुई के पादप में गति होती है वो पत्ती, उनकी जो पत्ती होती हैं उनमें जल की मात्रा के परिवर्तन के कारण इसकी आकृति बदल जाती है, जिसके कारण फूलने और सिकुड़ने की क्रिया होती है। जैसे ही साथियों हम छुई मुई के पौधों की पत्तियों को छूते हैं तो उनमें क्या होती है, जल की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, जिससे वह सिकुड़ जाती हैं, फिर अंततः फिर बाद में फिर से फूल जाती हैं। लेकिन मानव की जो टांगें होती हैं यह जो है पेशी कोशिकाओं में संकुचन के कारण होता है। जब हमारी मानव की टांगें गति करती हैं वो कैसे करती हैं, पेशी कोशिकाओं में जब संकुचन होता है तब जाके जो हमारी टांगें होती हैं गति करती हैं। और जो छुई मुई की गति होती है इसमें विशिष्टीकृत जो हैं प्रोटीन नहीं पाए जाते, लेकिन मानव की टांगों में विशिष्टीकृत प्रोटीन पाए जाते हैं। ठीक है। और जो छुई मुई पादप की गति होती है वह एक जो है स्पर्श के कारण होती है। किसके कारण होती है? स्पर्श के कारण होती है। लेकिन मानव की जो गति होती है वह एक प्रकार की ऐच्छिक गति होती है, हमारी इच्छा अनुसार गति होती है। ठीक है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, छुई मुई पौधों में सूचनाओं के चालन के लिए कोई विशिष्टीकृत ऊतक नहीं पाए जाते। यानी कि कोई भी स्पेशली ऊतक जो है सूचनाओं के लिए नहीं पाए जाते। पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क, यानी जिसे अंग्रेजी में हम सेरेबुलम कहते हैं, द्वारा संचालित होती हैं। यहाँ पर जो सूचनाएं होती हैं पश्च मस्तिष्क के अनुमस्तिष्क के द्वारा संचालित की जाती हैं। लेकिन जो मानव की गति होती है इसमें आवेग और सूचनाओं का जो चालन होता है, संचालन होता है, वो तंत्रिका कोशिका और गति के लिए पेशी कोशिका द्वारा भेजा जाता है। ठीक है, या नियंत्रण किया जाता है। ठीक है। तो साथियों, ये था हमारा क्लास 10th का आज का लास्ट क्वेश्चन। तो आशा करता हूँ साथियों आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा पास में बने बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके सबसे पहले। तो साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।